दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का एक थाना क्षेत्र लगता है खतौली। और उसी खतौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भगेला। भगेला गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अनुज शर्मा होता है। अनुज शर्मा जो कि एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है और 25 मार्च 2025 की शाम लौटकर जब वो अपने घर आता है तो खाना खाने के बाद उसकी इच्छा होती है रात के करीब 10 बजे के आसपास कि वो एक कॉफी पीना चाहता है। 10 बजे उसकी जो पत्नी होती है वो उसके लिए बनाकर ले करके आती है और जैसे ही वो उस कॉफी को पीता है उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी हालत इतना बिगड़ती है कि तुरंत वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और जब डॉक्टर आते हैं और उसको देखते हैं तो वो लोग उसे तुरंत ये सलाह देते हैं, इसको हायर मेडिकल सेंटर लेकर के चले जाओ। और जैसे ही लोगों द्वारा उसे हायर मेडिकल सेंटर ले जाया जाता है, वहां पर जो डॉक्टर होते हैं उसका इलाज शुरू कर देते हैं। और इलाज शुरू करने के बाद में डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या आपने कोई जहरीला पदार्थ खाया है। तब जो अनुज शर्मा होता है वो डॉक्टर से कहता है कि नहीं साहब, मैंने कोई जहरीला पदार्थ नहीं खाया है, मैंने तो केवल एक कॉफी पी है, अपनी पत्नी की हाथ की बनाई हुई मैंने केवल एक कॉफी पी है। और उसके ही बाद से मेरी हालत बिगड़ने लगती है। अब यह बात तुरंत पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस तक पहुंचने के बाद में मीडिया में पहुंचती है और फिर सोशल मीडिया में पहुंचती है और यह बात धीरे धीरे सभी लोगों तक पहुंच जाती है। दरअसल दोस्तों, जब पुलिस इस केस की जांच करती है तो उसे पता लगता है पहले, आज से करीब लगभग 2 साल पहले, गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली पिंकी शर्मा उर्फ सना के साथ होती है। लेकिन जो पिंकी शर्मा होती है वो अपनी शादी के बाद से ही लगातार किसी से फोन पर बातें किया करती है। एक दिन जो अनुज शर्मा होता है वो ये जानना चाहता है कि आखिरकार उसकी पत्नी इतनी देर तक इतनी लंबी लंबी बातें किसके साथ किया करती है। तभी जो अनुज शर्मा होता है वो अपनी पत्नी पिंकी से इस बात का विरोध करता है और वो कहता है कि तुम जो हो इतनी देर तक इतनी लंबी लंबी बातें आखिरकार किसके साथ में करती हो। पर वो जो पिंकी होती है वो अपने पति अनुज को कुछ नहीं बताती है। तभी जो अनुज होता है वो इस बात की तहकीकात अपने आप से करना चाहता है कि आखिरकार जो उसकी पत्नी है वो इतनी देर तक इतनी लंबी लंबी बातें किसके साथ में करती है। तभी जब अनुज इस बात की तहकीकात करता है तो उसे यह बात मालूम पड़ती है कि उसकी जो पत्नी है पिंकी है, अपनी ही बड़ी बहन के बेटे, जो उसके ताऊ की बड़ी बहन होती है, उस बहन के बेटे से वो इतने लंबे लंबे देर तक उसकी बातें करती है। दरअसल दोस्तों, जो पिंकी होती है वो शादी से पहले भी वो अपने उस बहन के बेटे के साथ बातें किया करती थी और इन दोनों का शादी से पहले और शादी के बाद भी इन दोनों का अफेयर चलता रहता है। और यह बात जैसे ही पिंकी के पति अनिश शर्मा को मालूम पड़ती है तो अपनी पत्नी के पास में जाता है और उससे हाथ जोड़ करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता हूं और चाहो तो तुम मुझसे तलाक ले लो और तुम जिससे प्यार करती हो तुम उसके साथ में अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। अब इन दोनों का मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और पुलिस इन दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश कर रही होती है। और इसी बीच में एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में हो जाता है, जहां पर एक पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति की हत्या कर देती है और उसका जो शव होता है उसे ड्रम में पैक कर देती है। दोस्तों, यह कहानी, इस तरीके की ये घटनाएं इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल ही हो रही होती हैं। तभी एक दिन जो पिंकी शर्मा होती है वो अपने पति अनुज शर्मा से गुस्से में कहती है कि मैं तुमको उसी प्रकार से मारूंगी जिस तरीके से मुस्कान ने अपने पति को मारा है, मैं भी तुमको उसी तरीके से मारूंगी। और इसीलिए वो एक दिन कॉफी बनाती है और कॉफी में जहर मिलाती है और जहर मिला करके अपने पति को पीने के लिए दे देती है। पर दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा उसे बचा लिया जाता है। मामला जब घर वाले और उसके परिवार वाले उस लड़की पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो पुलिस अब इस केस की छानबीन करने में जुट जाती है
कि आखिरकार जो बात कही गई है कितनी सत्यता है, जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सत्यता है। मगर दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन करके शायद आप लोग दंग रह जाएंगे। आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि एक ऐसा आदमी है कि उसे जब भी कोई औरत दिखाई देती है तो उस औरत के साथ में सिर्फ वो सेक्स ही करना चाहता है, और तभी वो एक ऐसी महिला के साथ सेक्स करने की इच्छा जाहिर करता है कि वो कहता है कि उसे उसके साथ में भी सेक्स करना है, और तभी उसको मौत मिल जाती है। और मौत मिलती भी है तो बहुत ही भयानक रूप में, और यह मामला भी सोशल मीडिया में उसी प्रकार वायरल हो जाता है जैसे कि मुस्कान रस्तोगी का होता है। नमस्कार, तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, इस घटना में सब कुछ जानेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, यह सच्ची जानकारी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक का एक इलाका है जिसका नाम है सोलादेवनी। वहीं पास में एक बीजीएस लेआउट है, और उसी बीजीएस लेआउट के पास में निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है, और उसी बिल्डिंग के पास में एक फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी होती है। जब लोग वहां से आ जा रहे होते हैं तभी लोगों की नजर पड़ती है कि एक व्यक्ति उस फोर व्हीलर गाड़ी से निकलता है और अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करता है, जान बचाने की प्रयास करता है। वो कुछ कहने की हालत में होता है, वो चिल्ला रहा होता है, वो कुछ कहना चाहता है, पर वो जो कहता है उसके जो शब्द होते हैं वो उसके मुंह से बाहर नहीं निकलते हैं। दरअसल दोस्तों, उसके गर्दन से कुछ खून की धार इस तरीके बह रही होती है कि जब लोग उसे देखते हैं तो देख करके लोगों को यकीन ही नहीं होता है और लोग दहशत में आ जाते हैं, और उसके बाद में वो अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। दोस्तों, ये बात है 22 मार्च 2025 की। शाम का समय होता है, शाम के करीब 5:25 होते हैं। उसी समय जो एक व्यक्ति होता है, उसी समय वहां पर थोड़ी ही देर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब तक जो व्यक्ति होता है उसकी मौत हो चुकी होती है। अभी वहां पर जो कोई व्यक्ति होता है वो 112 नंबर पर फोन लगाता है, और फोन लगाकर वो कहता है कि साहब, ये जो बीजीएस लेआउट है इसके पास में एक जो व्यक्ति है उसकी डेड बॉडी सड़क पर पड़ी हुई है, आप आकर के इसको देख लीजिए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस व्यक्ति की लाश को अपने कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता लगता है कि उस व्यक्ति को कोई नशीला पदार्थ दिया गया था, और उसके बाद उसकी हत्या करने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू से लगातार कई वार किए गए थे। अब आखिरकार उस व्यक्ति की हत्या किसने की थी, इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया था, यह एक जांच का विषय था, और पुलिस तुरंत इस केस की छानबीन में जुट जाती है। और तभी पुलिस को यह जानकारी होती है कि यह व्यक्ति, जिसका नाम है लोकनाथ सिंह और जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है, और वो जो व्यक्ति होता है वो कर्नाटक के रामनगर का मगदी तालुक जगह के कन्नूर गेट का रहने वाला होता है। जब पुलिस उसके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि यह जो व्यक्ति है यह रियल एस्टेट में काम करता है, और उसके साथ में लोगों को लोन दिलाने का भी काम करता है, लोगों को मकान, बिल्डिंग और दुकान दिलाने का भी काम करता है। जो पुलिस होती है उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है, तो पुलिस को यह पता चलता है कि अभी से कुछ दिन पहले दिसंबर 2024 में ही ये अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ में इसने शादी की है। अब पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स और CDR निकलवाती है, लोगों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। तब एक लड़की का नाम निकल करके आता है जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष के आसपास होती है, और जिसका नाम होता है यशवनी। अब पुलिस उस लड़की के पास में पहुंचती है, और जब उस लड़की से पूछताछ करती है तो पहले तो वो लड़की कुछ इधर उधर की बातें करती है, पुलिस को गुमराह करने की बातें करती है। पर पुलिस जब सख्ती के साथ उस लड़की से पेश आती है तो वो जो लड़की होती है
वो एक ऐसी बात पुलिस को बताती है, एक ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसे सुन करके ना तो पुलिस को ही यकीन होता है और ना ही शायद आप लोगों को होगा और ना ही शायद किसी और व्यक्ति को होगा। असल दोस्तों, जो वो लड़की होती है वो पुलिस को बताती है कि जब उसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है तभी उसका जो रिलेशन होता है वो लोकनाथ सिंह से बन जाता है और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। वो लड़की अपनी मर्जी से उस व्यक्ति लोकनाथ सिंह के पास में जाती है और उसके लिए न तो उसे कोई रोकता है और न तो उसे कोई टोकता है। उस लड़की को जब भी उस व्यक्ति से मिलना होता है वो उस व्यक्ति से मिलती है और दोनों एक पति पत्नी की तरह अपने रिलेशनशिप में रहते हैं। और इसके बाद जब उनकी इच्छा होती है तो वो दोनों अपनी शादी करने की इच्छा जाहिर करते हैं और दिसंबर 2024 में वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। और जैसे ही उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद में जैसे ही वो दोनों शादी करके एक अच्छी तरीके से रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उस लड़की को एक बात पता चलती है कि वो जो व्यक्ति है लोकनाथ सिंह है, उसकी कई ऐसी महिलाओं से उसके रिश्ते हैं, कई ऐसी महिलाओं के साथ में उसके संबंध हैं। और जब अपने घर जाती है तो उसके घर वाले, जो उसके घर के लोग होते हैं, उन लोगों को यह पता लगता है कि इसने शादी कर ली है, वो भी अपने से दुगनी उम्र के एक व्यक्ति के साथ में। घर वालों को इस बात की कोई भनक नहीं होती है, घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और घर वाले जब इस बात का विरोध करते हैं तो वो कहती है कि वो जिससे प्यार करती है वो उसी के साथ में रहना चाहती है और उसी के साथ में ही वो रहेगी। लेकिन जैसे ही उसे अपने पति का दूसरा रूप देखने को मिलता है, उसे पता चलता है कि वो जो उसका पति है वो एक गंदा व्यक्ति है, उसके कई ऐसे महिलाओं के साथ में अवैध संबंध हैं और वो कई महिलाओं के साथ में रिलेशनशिप में रहता है और वह एक चरित्रहीन व्यक्ति है। तभी एक दिन वो जब अपने पति के साथ लोकनाथ सिंह के साथ में हम बिस्तर हो रही होती है, दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, हम बिस्तर हो रही होती है, तभी जो लोकनाथ सिंह होता है वो उस लड़की से कहता है कि आपकी जो माँ है, आपकी जो माता जी हैं, उनकी उम्र भी कोई खास नहीं है, अभी वो देखने में पूरी तरह से जवान हैं और मैं उनके साथ में भी संबंध बनाना चाहता हूँ, एक बार आप अपनी माँ के साथ में भी मेरे संबंध बनवा दीजिए। तो जब ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा लोगों को पता लगती है, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब उस लड़की ने सुना कि वो जो उसका पति है वो उसकी मां हेमा बाई के बारे में ऐसा बोल रहा है। यह सुन करके कि बेटी के साथ में भी संबंध बनाना चाहता है और उसकी मां के साथ में भी संबंध बनाना चाहता है, यह सुन करके उसे गुस्सा आ जाता है। यह सुन करके वो अपने मायके आ जाती है और मायके आने के बाद में उसने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी अपने ससुराल नहीं जाएगी। तभी एक दिन जो उसकी माँ हेमा बाई होती है वो अपनी बेटी से पूछती है कि आखिरकार बेटी आप अपनी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती हो? आपने अपनी मर्जी से शादी की थी, आप उस जिस व्यक्ति से प्यार करती थी उस व्यक्ति से शादी की थी और उसके बाद भी आप लोगों के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि आप अपने ससुराल नहीं जाना चाहती हो, आप अपने पति के पास में नहीं जाना चाहती हो? अभी वो अपनी माँ को पूरी बात बताती है और कहती है कि माँ, वो आपके साथ में भी संबंध बनाना चाहता है और इसीलिए मैं गुस्से में आई हूं और मैं अब उस व्यक्ति के पास में नहीं जाना चाहती हूँ। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता जाता है और धीरे धीरे फिर एक दिन आता है 22 मार्च 2025 और तभी जो वो लड़की होती है वो अपने पति को फोन करती है और फोन करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझको तुमसे कुछ बातें करनी है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। कुछ इस तरीके से जो वो लड़की होती है उस अपने पति से, उस लोकनाथ से कुछ इस तरीके से उससे बहाने करती है, उससे बातें करती है। बाद में उस व्यक्ति को बुला लिया जाता है और बीजीएस लेआउट होता है जिसके पास में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग के पास में वो दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान यहाँ पर ये दोनों खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और वो इतना ज्यादा नशे की हालत में हो जाता है कि वो नशे में हो जाता है कि वो बोलने की हालत में भी नहीं रहता है। और इसी बीच जब वो बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है तभी जो उसकी माँ हेमा बाई होती है
वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर के इन दोनों का जो पीछा कर रही होती है, इनके पीछे पीछे आती है और उसके बाद में वो गाड़ी के अंदर जो पीछे की तरफ बैठ करके उस व्यक्ति के गर्दन पर लगातार चाकू से कई वार कर देते हैं। और तभी वो जो व्यक्ति होता है, लोकनाथ सिंह होता है, वो अपनी गर्दन को पकड़ करके उस गाड़ी से अचानक अपनी जान को बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है और भागता है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है पर उसकी जो गर्दन है, जिससे कि शायद वो आवाज बाहर नहीं आ रही होती है, उसका जो मुंह चल रहा होता है, उसे देख करके लोग ये आंकड़ा लगाते हैं कि वो कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है। और थोड़ी की देर के बाद ही वो वहां पर लगभग 150 मीटर दूरी पर जाकर के गिर जाता है। और जब वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी होती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में उन मां बेटी को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब यह सच्चाई लोगों के सामने आती है, लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि कैसे एक लड़की जो अपने ही पति का कत्ल कर देती है। और इस केस को भी उन्हीं केसों की तरह जोड़ करके देखा जाता है, जैसे कि जो मेरठ में मुस्कान रस्तोगी का केस होता है। और इस तरीके से जो सारे केस होते हैं, उसी नजरिए से इस केस को भी देखा जाता है। आखिरकार पुलिस उन दोनों महिलाओं को, मां बेटी को कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उन्हें क्या सजा देती है, क्या नहीं देती है, ये तो आगे का मामला है। पुलिस जांच के बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार इस केस की सच्चाई क्या है। मरने वाले का जो भाई होता है, वो इन दोनों माँ बेटी के नाम पे मुकदमा दर्ज कराता है और पुलिस उन दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। गिरफ्तार करने के बाद में इसके एक पहलू की पड़ताल की जाती है कि आखिरकार जो माँ बेटी कह रही हैं वो सच है या झूठ है। लेकिन उन्होंने कत्ल किया है, शायद उनकी जो बाकी की जिंदगी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।